वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 11 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, बड़े बड़े युद्ध अक्सर शांत कमरों और अकेले में लड़े जाते हैं। तो आप अकेले हैं तो अपने संघर्ष को या अपने को कम मत आंकिए, आपका संघर्ष ही आपको जीत दिलाने वाला है। और अक्सर शांत कमरों में अकेलेपन में ही जो बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं, क्योंकि बड़े युद्ध में जीतने के लिए शांत दिमाग आवश्यक होता है। तो आप अपने आप को थोड़ा दुनिया से दूर रखकर शांत में, एकांत में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए। आप जरूर सफल होंगे। और सबसे पहले सफलता का सिद्धांत है कि स्वयं के ऊपर सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जरूर जीतूंगा, और जीतेगा वही जो अंत तक लड़ेगा। तो आपको अंत तक लड़ना है और आखिर में आप जीत कर ही जाएंगे यहाँ से। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके रॉकेट ईंधन के लिए अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का निर्माण किसने कर दिया है? चीन ने। आपने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रिया से ऑक्सीजन का उत्पन्न कर दिया है। हमारे जो वायुमंडल है, यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यह प्राकृतिक रूप से होती है। इसमें जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं वातावरण से, H2 जल को जड़ों के माध्यम से पृथ्वी से ग्रहण करते हैं, और सूर्य की उपस्थिति में C6H12O6 जो भोजन का निर्माण करते हैं, और इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो चीन ने अभी अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है त्योंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, चीन का अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है त्योंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, यहाँ पर अभी चीन ने एक दल भेजा था, शेनझोउ 19 चालक दल, शेनझोउ 19 चालक दल भेजा था चीन ने अपना। इस दल के द्वारा कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न या ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है, और इस ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाएगा। तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न किया है अंतरिक्ष स्टेशन में। चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है त्योंगोंग, यहाँ पर जो कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन को बनाया गया है। और एक और कंपनी है, एक और कारनामा किया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में, जो स्पिन लॉन्च कंपनी है, कैलिफोर्निया यूएसए की यह कंपनी है। इसने यह कारनामा किया है कि उपग्रह को रॉकेट के बिना ही सीधा अंतरिक्ष में भेजने की प्रणाली को विकसित किया है, या उसके लिए कार्य क्या है। आप मान लीजिए यहाँ इस प्रकार से उपग्रह, यह एक हाथ है, यहाँ पर आप उपग्रह को रखेंगे और इतनी तेज गति से उपग्रह को आकाश की ओर फेंका जाएगा कि ये हाइपरसोनिक गति से जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है पार करके जो उपग्रह है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होगा। तो गतिज प्रक्षेपण प्रणाली के द्वारा है उपग्रह को बिना रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुकेगा। तो ये किस कंपनी ने इसको जो टेस्टिंग की है, तो जो स्पिन लॉन्च कंपनी है, इसके द्वारा इस पर जो कार्य किया जा रहा है, और हाइपरसोनिक स्पीड से यह जाने वाला है। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण की हम, तो इसमें C6CO2 प्लस 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाता है C6H12O6, और इसमें जो 6O2 अर्थात जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, और जो अपने लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या सूर्य की उपस्थिति में अपने लिए जो भोजन का निर्माण करते पौधे, जो हरे पौधे होते हैं, यह किसकी मदद से भोजन का निर्माण करते हैं? तो हरित लवक की सहायता से यह भोजन का निर्माण करते हैं, और इसीलिए जो हरित लवक है इन्हें पौधों का रसोई घर कहा जाता है। तो हरित लवक में भोजन का निर्माण करते पौधे। अगर बात करें C6H12O6HO2, यह आप मान लीजिए कि यह क्या है? भोजन है, मानव भोजन को ग्रहण करता है। अर्थात हमने जो रोटी खाई है, यह जो हमने रोटी खाई है, भोजन खाया है, इसको आप C6H12O6 प्लस O2 मान सकते हैं। O2 हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारे अंदर जो श्वसन रेस्पिरेशन जो होगा, मानव में जो रेस्पिरेशन होगा, इसमें द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर छोड़ देंगे। जो जल है उसे शरीर के कार्य प्रणाली में प्रयोग कर लिया जाएगा या पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो आउटपुट के रूप में क्या मिलेगी? तो एनर्जी मिलेगी। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम जो भोजन है यह बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। तो जिसमें
जो C6H12O6 को हम ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन रेस्पिरेशन के माध्यम से जो इसका विघटन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है जो कि हम बाहर छोड़ देते हैं। जल है, इस जल का उपयोग शरीर के जो विभिन्न क्रियाएं हैं इनमें उपयोग कर लिया जाता है और आउटपुट के रूप में जो एनर्जी मिलती है जिससे हमारी बॉडी कार्य करती है। जिसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो यह एनर्जी जो मेरे शरीर में है इसी का यूज़ करते हुए मैं कार्य कर रहा हूँ। और जो बॉडी है ये कहाँ पर जो है ऊर्जा का संचय होता है, जो ऊर्जा बनती है इसका संचय कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में किस रूप में, तो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचयन होता है मानव में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने प्रारंभ किया है। डेविल अर्थात जो राक्षस है उनका हंट करना, तो जो ऑपरेशन डेविल हंट है यह बांग्लादेश ने प्रारंभ किया है। और वर्तमान में यहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी है? तो जो मोहम्मद यूनुस है इनके नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी हुई है। और आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी से संबंधित थे, या जो शेख मुजीबुर रहमान थे जो शेख हसीना के पापा थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, तो आवामी लीग के जो वफादार हैं उन वफादारों को खोजने और खोज कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट प्रारंभ किया गया है बांग्लादेश के कारण। तो किसे यह पकड़ने वाले हैं? तो जो आवामी लीग के वफादार हैं उन्हें खोज कर गिरफ्तार करेंगे। और जो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होता है और जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है आवामी लीग, इसके जो वफादार है या इनके लिए जो कार्य करने वाले लोग थे उन्हें इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। और 1971 की आज़ादी की घोषणा जिस घर से की थी शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में जिस घर से यह घोषणा की थी, जहां से घोषणा की थी कि बांग्लादेश को आज़ाद कराया जाएगा, उस घर को भी यहां पर आग लगा दी गई है। अर्थात ये अपने इतिहास को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने इतिहास को खुद ही मिटाने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी राजधानी है। टका यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेश की। भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश भी कौन सा है? बांग्लादेश से, जो 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य है यह सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। ईरान की मुद्रा रियाल है। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो रेमनबिया यूक्रेन की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूएसए की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, तो हाल ही में यूएनओ की वैश्विक LEED ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। किसने जारी किया है इस रिपोर्ट को? तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। LEED अर्थात जो ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024 है, इसे जारी किया गया है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। और LEED का फुल फॉर्म क्या है? तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन, अर्थात जो बिल्डिंग है उनको इस प्रकार से बनाया जाना जिससे उसमें जो प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग किया जा सके, या जो ग्रीन एनर्जी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी है, जो जीवाश्म रहित जो ऊर्जा है उसका उपयोग किया जा सके उन बिल्डिंग में। तो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाने में किस देश का कितना स्थान है, इस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड जो इन्वायरमेंट डिज़ाइन है, इसके तहत जो पहला देश है कौन सा है अपनी बिल्डिंगों को ग्रीन रूप से जो डेवलप कर रहा है? तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर कनाडा है और भारत का इसमें तीसरा स्थान है। और यूएसओ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग अर्थात क्या है? जहां पर स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है जिन बिल्डिंगों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रखा जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। और जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला जैसे कोयला, पेट्रोलियम से जो प्राप्त हो रही है ऊर्जा, उसका उपयोग ना करते हुए स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा बिल्डिंग का संचालन हो रहा है। तो इस आधार पर रैंकिंग दी गई है और इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कुछ इंडेक्स देखते हैं और उनमें भारत की रैंकिंग को देखते हैं। 105वीं रैंक हमारी हंगर इंडेक्स में, भुखमरी सूचकांक में। 134वीं रैंक हमारी HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तीसरी रैंक हमारी एशिया पावर इंडेक्स में। और जो
स्टार्टअप में भी हमारा कौन सा स्थान है? वैश्विक रूप से तीसरा स्थान है। 93 रैंक हमारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, 79 रैंक हमारी रूल ऑफ लॉ सूचकांक में, विधि के शासन में, 108वीं रैंक हमारी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में और 159वीं रैंक हमारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 10th रैंक हमारी साइबर अपराध में, साइबर अपराध में हमारी कौन सी रैंक है? 10th रैंक है। और जो पहला स्थान है जो सेकेंड स्थान किसमें है हमारा? तो जो साइबर हमलों में भारत का कौन सा स्थान है? तो यूएसए का पहला और दूसरा स्थान साइबर हमलों में किसका है? भारत का है। और साइबर अपराध में कौन सा है? तो अपराध में भारत का 10वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साप का संबंध किससे है? तो रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी जो साप है किस देश की है? स्वीडन की है। एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यह दो तरह से भारत में आता है। एक इसका जो रूट होता है यह ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक एक रूट होता है और एक परमिशन का रूट होता है। जो ऑटोमेटिक रूट है इसके द्वारा 74% जो 74% है वह एफडीआई हो सकता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो सकता है। लेकिन अगर कोई 100% जो एफडीआई करना चाहता है किसी कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो इसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है और जो गवर्नमेंट है सरकार उससे परमिशन लेना पड़ती है। तो यह परमिशन प्राप्त करने वाली पहली डिफेंस कंपनी कौन बन गई है? तो साप पहली डिफेंस कंपनी बन गई है परमिशन के द्वारा 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली रक्षा के क्षेत्र में, और स्वीडन की कंपनी है। और जो साप एफएफवी इंडिया कंपनी, इसका नाम रहेगा साप एफएफवी इंडिया कंपनी के नाम से यह भारत में अपनी कंपनी स्थापित करेगी और इसमें पूर्ण रूप से जो पूरी पूंजी है यह स्वीडन की कंपनी लगाने वाली है। और यहाँ पर किसका निर्माण किया जाएगा इसके द्वारा? तो जो गेल गुस्ताफ M4 सिस्टम है इसका निर्माण किया जाएगा। केल गुस्ताफ M4 सिस्टम का निर्माण होगा। और यह क्या है केल गुस्ताफ? तो यह कंधे पर रखकर रॉकेट को लॉन्च करने वाली मशीन है। आप कंधे पर रखकर जो रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, यह इस प्रकार की मशीन है M4 सिस्टम, इसका जो निर्माण करने वाली है साप कंपनी। स्वीडन की अगर बात करें तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और अभी नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह स्वीडन बना है, नाटो का 32वां सदस्य देश। इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है नाटो का। 1949 में इसकी स्थापना होती है। मार्क रूटो वर्तमान में इसके हेड है नाटो के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो साइक्लोन 2025 युद्धाभ्यास राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। भारत और मिस्र, भारत और इजिप्ट के मध्य साइक्लोन 2025 यह इंडिया और इजिप्ट के मध्य प्रारंभ हुआ है युद्धाभ्यास। और इसका इस बार यह जो तीसरा संस्करण है, इससे पहले यह 2023-2024 में जो आयोजित हो चुका है और इस बार तीसरा संस्करण है 2025 में। 10 फरवरी से यह स्टार्ट हो चुका है। और इसका होस्ट कौन रहा है? तो जो राजस्थान की महाजन फील्ड है यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है बीकानेर में। राजस्थान की जो बीकानेर में महाजन फील्ड है यहाँ पर यह आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त भारत में कौन कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर जो सेना है, भारतीय सेना, इसके युद्धाभ्यास का आयोजन होता है? तो जो उत्तराखंड का ओली और मेघालय का उमरो स्थान है यहाँ भी आयोजित होते हैं जो युद्धाभ्यास है। जो नेवी है, नेवी के हमारे कहाँ पर? विशाखापट्टनम, मुंबई, इन जगह होते हैं। लेकिन सेना के इन 3 जगहों में से कहीं होते हैं अगर तुक्का लगाना हो तो। इसलिए जो ये इजिप्ट और जो भारत के मध्य साइक्लोन युद्धाभ्यास है यह महाजन फील्ड राजस्थान में हुआ है और यह आतंकवाद विरोधी जो युद्धाभ्यास है। इजिप्ट की अगर बात करें तो यहाँ का सर्वोच्च सम्मान कौन है? इजिप्ट मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल। और इससे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया था इजिप्ट के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इजिप्ट मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और जो यहाँ पर कृषि जो कि कपास की खेती करने वाले किसान होते हैं उन्हें फेल्ला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत सेम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो सेम नुजोमा जिनका अभी निधन हो गया है, ये नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे और यहाँ पर इस देश के संस्थापक भी। सेम नुजोमा जिनका निधन हो गया है अभी, यह दक्षिण अफ्रीका के जो नामीबिया देश है इसे आज़ाद करवाया था इन्होंने। और किससे आज़ाद करवाया था? तो जो दक्षिण अफ्रीका से आज़ाद करवाया था। 1990 में यह स्थापना
स्थापना करते हैं सेम नुजोमा, जो किसकी स्थापना करते हैं, किस देश की, नामीबिया की स्थापना करते हैं 1990 में, और यहाँ के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने यहाँ पर रंग भेद की नीति के खिलाफ भी विरोध किया था। और जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने यहाँ पर आज़ाद करवाया था अपने देश को। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध किसने जो अभियान प्रारंभ किया था, तो नेल्सन मंडेला के द्वारा प्रारंभ किया था। और नेल्सन मंडेला की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगर एड्स की बात करें तो एड्स को मानव निर्मित जैविक हथियार कहा गया था। जो ये पहले राष्ट्रपति बने थे नामीबिया के सेम नुजोमा, इनके कुछ सिद्धांत थे। इन्होंने कहा था कि जो एड्स है यह पहले तो नहीं हुआ करता था, जो मानव निर्मित जैविक हथियार के रूप में एड्स का प्रयोग किया जाता है, और एड्स यह मानव निर्मित जैविक हथियार है। समलैंगिकता का भी यह विरोध करते थे, अर्थात कि मानव के पतन के लिए समलैंगिकता है, जो पुरुष पुरुष और महिला महिला के मध्य जो संबंध होते समलैंगिकता, उनका भी यह विरोध करते थे। नामीबिया की अगर बात करें तो विंडहोक इसकी राजधानी है। और हम जो चीते लाए थे अफ्रीका महाद्वीप से, ये कहाँ से लाए थे, नामीबिया से लाए थे चीतों को, और कूनो नेशनल पार्क में इन्हें स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में। नाइजीरिया की अगर बात करें तो अबूजा इसकी राजधानी है। नाइजीरिया का राजधानी अबूजा है। और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का, तो यह नाइजीरिया है। और इसे जो पोम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है, जो ताड़ के तेल की कंट्री भी कहा जाता है नाइजीरिया को। युगांडा की राजधानी क्या है, तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नामीबिया देश की लोकेशन दिखाई देगी। और नामीबिया में एक मरुस्थल है, जिसका कारण क्या है, तो यहाँ पर जो बेंगुला की जलधारा है, जो कि एक ठंडी जलधारा है, तो वेंगुला की जलधारा के कारण नामीबिया में एक मरुस्थल का निर्माण होता है। और जो वेंगुला की जलधारा है किस महासागर में प्रवाहित होती है, यह तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। एरो इंडिया शो एशिया का बिगेस्ट एरो इंडिया शो था यह। और बेंगलुरु का जो येलहंका एयरफोर्स स्टेशन है, बेंगलुरु में जो येलहंका एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और 15वां क्रम का यह एरो इंडिया शो था। इसका शुभारंभ हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनके द्वारा किया गया था। और इन्होंने यहाँ पर भाषण में कहा है कि जो बजट 2025-26 है, इसमें सर्वाधिक धन का आवंटन किस मंत्रालय को किया गया है, तो रक्षा क्षेत्र के लिए जो सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है इस बार के बजट में। इंश्योरेंस अगर बात करें, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको 74% 74% एफडीआई की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब इसे 2025-26 के बजट में 100% एफडीआई का जो अनुमति दे दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में। और 2025 को जो हमारा रक्षा मंत्रालय ये किस वर्ष के रूप में मना रहा है, तो सुधारों के वर्ष के रूप में मना रहा है 2025 को रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को 2 दिवस के रूप में हम सेलिब्रेशन करते हैं। विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है पल्सेस के रूप में। और जो दलहन है, जो दालें हैं, ये किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो जो लेग्यूमिनस पौधे, लेग्यूमिनस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दलहनी पौधे। और इनकी जो जड़ें होती है, जो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ें होती है, इनकी जड़ों की गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। और जो राइजोबियम जीवाणु होता है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, अर्थात जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है इसे नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, जो पौधों के लिए उपयोगी होती है। तो जो विश्व दलहन दिवस है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो लेग्यूमिनेसी पौधे हैं इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दलहन पौधे, और इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। 2016 को हमने विश्व दलहन दिवस के रूप में भी मनाया था। 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कृमि अर्थात जो मानव पेट में कीड़े होते हैं उनकी मुक्ति या उनके जो निराकरण के लिए यह राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पहले जो स्कूल थे, सरकारी स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल थे, यहाँ पर 10 फरवरी को इस टेबलेट का वितरण किया जाता था। और जो कृमि होते थे, कृमियों की जो डेथ या कृमियों से मुक्ति के लिए यह बच्चों को दी जाती थी, इसके लिए गोलियाँ। तो पेट के कीड़ों
को मारने वाली दवाई दी जाती थी 10 फरवरी को, इसलिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाते 10 फरवरी को। और इस टेबलेट का नाम क्या है, तो एल्बेंडाजोल इस दवाई का नाम है इस टेबलेट का। 10 फरवरी और जो 10 अगस्त है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे यहाँ पर इन दवाइयों का वितरण होता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो रॉटरडम नीदरलैंड में स्थित स्थान है यह, तो नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ है। और जो बैड गर्ल है, भारत की फिल्म है यह बैड गर्ल, इसे नेटपेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है यहाँ पर। रॉटरडम यह राइन नदी के किनारे स्थित है और रॉटरडम जो यहाँ पर बंदरगाह है यह यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह भी है। तो नीदरलैंड में यह स्थित पोर्ट है रॉटरडम। और जो रॉटरडम एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो रॉटरडम इसकी राजधानी ना होकर जो एम्स्टर्डम है इसकी राजधानी है नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। और राइन नदी के किनारे स्थित है रॉटरडम और ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है यूरोप का। जो नेटपेक अवार्ड है इससे सम्मानित हुई है बैड गर्ल और ये रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 54वां क्रम था। यहाँ पर नेटपेक अवार्ड से सम्मानित हुई है बैड गर्ल फिल्म जो भारत की है यहाँ पर सम्मानित हुई है। और जो वर्षा थरक जी इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसमें किस बात पर जो फिल्म बनाई गई है, तो बैड गर्ल इसका नाम है। और जो महिलाओं में भी यौन इच्छा होती है, महिलाओं की भी जो संबंध बनाने की इच्छा होती है, इसके ऊपर यह मूवी आधारित है। जो बैड गर्ल होती है यह एक ब्राह्मण परिवार से होती है और यह अपना एक बॉयफ्रेंड बनाती है और जो इसके साथ संबंध स्थापित करती है। तो लोगों के द्वारा इसका भी जो आलोचना की जाती है, तो महिलाओं की जो यौन इच्छा होती है उसके ऊपर आधारित यह फिल्म है। अट्टम फिल्म जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था हमारा, किस 70वें क्रम का जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था, यहाँ पर अट्टम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो वनडे इतिहास में जो 50 ओवर का मैच होता है, तो वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो यह रोहित शर्मा बन गए। हिटमैन जो रोहित शर्मा जी है, यह वनडे इतिहास में सेकेंड सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इनके कितने सिक्स हो चुके हैं वनडे इतिहास में, तो 336 सिक्स हो चुके हैं। पहले स्थान पर कौन है, तो शाहिद अफरीदी पहले स्थान पर है, इनके 351 सिक्स है और रोहित शर्मा जी के 336 है। वरुण चक्रवर्ती जी के द्वारा भी डेब्यू किया गया है और इनका यह डेब्यू अर्थात पहला मैच था। और 33 वर्ष की उम्र में जो वरुण चक्रवर्ती है इन्होंने डेब्यू किया है और भारत के सेकेंड उम्रदराज जो व्यक्ति बन गए हैं डेब्यू करने वाले, सेकेंड उम्रदराज व्यक्ति बने वरुण चक्रवर्ती डेब्यू करने वाले 33 वर्ष की उम्र में। और पहले कौन थे सर्वाधिक उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, तो यह फारूक इंजीनियर थे। अब वन लाइन में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तमिलनाडु में 4.3 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थान सौर विनिर्माण संयंत्र हुआ प्रारंभ। भारत ने पहली बार त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए पनामा के साथ किए महत्वपूर्ण समझौते। त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए पनामा के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए भारत ने पहली बार। एनएसजी महानिरीक्षक दीपक कुमार को ICAI द्वारा सार्वजनिक सेवा में CA पुरस्कार से किया गया सम्मानित। एनएसजी महानिरीक्षक दीपक कुमार को ICAI द्वारा सार्वजनिक सेवा में CA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का संबंध किस देश से है, तो यह कैमरून से संबंधित थे। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो मणिपुर के जो CM हैं इन्होंने इस्तीफा दिया है। रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है, तो बाल्टिक देशों ने जो एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया है, इन देशों बाल्टिक देशों ने अलग किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है, ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा, गुजरात आणंद में। चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है, तो भारत नेपाल श्रीलंका से संबंधित है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ की है, उत्तर पूर्वी भारत के असम मेघालय मिजोरम राज्य में। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन
ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? तो जोमेटो का नया नाम हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया था? तो 2015 में कौशल भारत कार्यक्रम प्रारंभ होता है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।